तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्काई क्लासेस में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार का। तो सबसे पहले अगर आपको वो चीज़ नहीं आती है तो आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार और अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार ये दोनों एक बाजार के दो अंग माने जाते हैं। अगर आपको एक अंग आता है एक नहीं आता है तब भी आपके मस्तिष्क में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहेंगे, इसलिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार को आप उसमें देखें। देखिए, चलिए मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूँ कि जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार होती है वहाँ जो वस्तुएँ होती हैं वो होती हैं समरूप, यानी उसमें रंग रूप आकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। साथ ही साथ वहाँ पर जो कीमत होती है वो कीमत होती है समान, अर्थात कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। और जो फर्में होती हैं, फर्मों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, फर्में स्वतंत्र होती हैं, वे उनकी अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है कि वे आ सकती हैं और जा सकती हैं। अगर उन्हें लाभ हो रहा है तो वो आएंगी, अगर हानि हो रहा है तो चली जाएंगी। तो यहाँ ऐसी स्थिति में यहाँ पर फर्मों की संख्या उसकी लाभ पर डिपेंड करता है। ठीक, अगला क्या है कि यहाँ पर जो प्रचार की लागतें होती हैं वो एकदम ना के बराबर होती हैं, क्योंकि अगर प्रचार की लागत लगाएंगे तो लागत बढ़ जाएगी और लाभ हमारा कम मिलने लगेगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति प्रचार पर लागतें नहीं व्यर्थ खर्च करता। और परिवहन की लागतों पर भी लोग नियंत्रण रखते हैं। भाई परिवहन की लागतें ज़्यादा लगा देंगे तो लाभ की मात्रा हमारी कम हो जाएगी, इसलिए लोग जो है परिवहन की लागतें भी नहीं लगाते, क्योंकि कीमत बढ़ा नहीं सकते, इसलिए परिवहन की लागतें भी नहीं लगाते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, मेन इसका दो है, समान कीमत और समरूप वस्तुएं। इन्हीं दो जो है विशेषताओं के कारण वह पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा बाजार कहीं मिलता नहीं है। ठीक है, ये बाजार कैसा है, ये बाजार जो है वो एक काल्पनिक दशा है। कैसी दशा है? काल्पनिक दशा है। यहाँ पर ऐसी कोई भी बाजार वर्तमान समय में ढूंढना बिल्कुल कठिन है, समझ लीजिए कि नहीं मिलेगा। क्योंकि कौन सा ऐसा बाजार है जो पूर्णतया प्रतिस्पर्धी है? चाहे हल्का सा ही वस्तु के रंग रूप आकार में परिवर्तन हो, मिलता जरूर है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिए कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार एक ऐसी दशा है, एक काल्पनिक दशा है, जो आज के समय में वर्तमान समय में बाजार में मिलना बहुत ज़्यादा कठिन है। हाँ, हम शेयर बाजार को कह सकते हैं कि ये हमारा पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार है, लेकिन शेयर बाजार में भी बहुत सारे शेयर्स होते हैं और अलग अलग रेटों में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अगर फॉर एग्जांपल आता है तो आप वहाँ पर शेयर मार्केट को लिख सकते हैं। और यदि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में लाभ और हानि की चर्चा की जाए, यदि कोई पूछता है तो आपको ध्यान रखना है कि लाभ और हानि में यदि हमारा जो AR है वो AC के बराबर है तो हमें सामान्य लाभ अर्जित होगा। यदि हमारा AR बड़ा है AC से तो हमें असामान्य लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन यदि हमारा जो AR है वो AC से कम है तो हमें क्या उठाना पड़ेगा? हमें हानि उठानी पड़ेगी। सब कुछ औसत लागत पर डिपेंड करता है। यदि कीमत हमारी लागत से ज़्यादा है तो लाभ प्राप्त कर रहे होंगे, यदि कीमत हमारी लागत से कम है तो हानि उठा रहे होंगे, यदि कीमत हमारी लागत के बराबर है तो हम सामान्य लाभ अर्जित कर रहे होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के ग्राफ वगैरह जो भी हैं वो मैंने वीडियोस में बता रखा है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आज हम चर्चा करते हैं अपने अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के बारे में, जिसे हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट बोलते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तो ध्यान रखिएगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट यह एक ऐसी मार्केट है, ऐसे बाज़ार की अवस्था है जहाँ पर वस्तुएं कई रूपों में पाई जाती हैं। उसका रंग अलग हो सकता है, उसका आकार अलग हो सकता है, और साथ ही साथ कीमत में विभेद भी वहाँ पर मिलता है। इसीलिए इसकी जो परिभाषा लिखी जाती है वो लिखा जाता है अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, बाजार की वह अवस्था है जिसमें वस्तु के बहुत सारे विक्रेता तो होते हैं, लेकिन यहाँ वस्तुओं में विभेद पाया जाता है, कीमत में विभेद पाया जाता है और प्रचार की लागतें बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसी परिस्थितियाँ उस बाज़ार में विद्यमान रहती हैं।
तो ऐसे बाज़ार को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे बाज़ार को हम लोग बोलेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाज़ार, या फिर हम प्रतिस्पर्धा रहित बाज़ार कह सकते हैं। समझ रहे हैं? ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट में इससे 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और बीए में लगभग 50 नंबर के प्रश्न इसी टॉपिक से उठाए जाते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर विक्रेता और क्रेता तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जो बाज़ार में बिकने वाली वस्तुएं हैं वो वस्तुएं कैसी होंगी? वो वस्तुएं रंग रूप आकार के हिसाब से अलग अलग पाई जाएंगी, कीमत में उनके अंतर पाया जाएगा और हर एक व्यक्ति अपने अपने वस्तु का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा करता हुआ मिलेगा। प्रचार ज़्यादा करेगा, उसी के हिसाब से उसका कीमत भी बढ़ाता चला जाएगा, जिससे प्रचार का लागत उसके लाभ में परिवर्तित हो जाए। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पर कीमत वस्तु विभेद क्या है। ये जो इसका वस्तु विभेद है, ये वस्तु विभेद बताता है कि यहाँ पर जितनी भी वस्तुएं हैं वे पूर्णतया समान नहीं है, अर्थात रंग बदला हुआ है या आकार बदला हुआ है या कोई ना कोई उसमें ऐसा परिवर्तन है जिससे लोग कम कीमत और ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो इसकी पहली विशेषता क्या हो जाती है? वस्तु विभेद। इसकी दूसरी विशेषता है कि यहाँ पर प्रचार की लागतें क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा होती हैं। हर एक व्यक्ति पूरी तरीके से सोचिए, अगर आप कोई भी वस्तु बना रहे हैं और उसके मालिक आप खुद ही हैं, तो आप क्या चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा बिके और ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार हो। तो प्रचार की लागत पर व्यक्ति क्या करता है? पैसा ज़्यादा खर्च करता है, अर्थात यहाँ प्रचार की लागतें क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरा है कीमत विभेद। यहाँ पर कीमत में परिवर्तन पाया जाता है। हमने बताया जब वस्तु का रंग बदल दोगे तो उसका कीमत भी बदल जाएगा, उसका आकार छोटा कर दोगे तो उसकी कीमत भी कम हो जाएगी, आकार बड़ा कर दोगे तो कीमत भी ज़्यादा हो जाएगी, क्वालिटी ज़्यादा कर दोगे तो कीमत उसकी बढ़ जाएगी। अगर आपने उसमें वस्तु में विभेद ले आए तो कीमत में विभेद तो स्वतः आ जाएगा। अगर वस्तु अलग अलग है तो कीमत भी अलग अलग होगी। अब लास्ट वाला जो है हमारा, ये है फर्मों की संख्या। भाई फर्मों की संख्या तो यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा मार्केट है? ये है हमारा अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। अब हम इसके प्रकार देख लेते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के, जिसे रफ किए दे रहे हैं। चलिए नोट कर लीजिए पहले। तो अब हम देखते हैं अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंगों के बारे में। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा जो बाजार होंगे वो हमारे 3 अंग उसके हैं। जैसे नंबर 1 है हमारा एकाधिकार, फिर है एकाधिकारीय प्रतिस्पर्धा और दूसरा है अल्पाधिकार। ठीक है, ये तीनों अपूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखेंगे कि जो एकाधिकार है ये हमारा कैसा है? ये हमारा काल्पनिक है, क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए तो पूर्णतया एकाधिकारीय बाजार की स्थिति बहुत ही कम मिलती है। जैसे आपने देखा पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार को, उसमें भी बहुत कम ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर एक जो है पूर्ण प्रतिस्पर्धा पाई जाती। केवल जैसे शेयर मार्केट, वो भी शेयर मार्केट एक फॉर एग्जाम्पल था। ठीक है, शेयर मार्केट में बहुत सारे शेयर बहुत सारे रेटों पर उपलब्ध होते हैं और जो उसका रेट होता है वो कम और ज़्यादा होता रहता है। तो यहाँ पर आपको देखना है अब एकाधिकार, ये भी कैसा है आपका? काल्पनिक है, केवल कल्पना के आधार पर बताया जा रहा है। पूर्णतया जो है इसका कोई एग्जाम्पल निश्चित नहीं है। अब हम देखते हैं एकाधिकार जो हमारा बाज़ार है वो है क्या? एकाधिकार बाज़ार एक ऐसी बाज़ार संरचना होती है जिसमें बेचने वाला केवल एक ही व्यक्ति होता है और ख़रीदने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। साथ ही साथ बाज़ार में कोई भी निकटतम स्थानापन्न वस्तु मौजूद नहीं होती।
निकटतम स्थानापन्न वस्तु, निकटतम स्थानापन्न वस्तु एक ऐसी वस्तुएं होती हैं जो किसी वस्तु के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं। जैसे मान लिया कि हम चीनी का उत्पादन कर रहे हैं, हम अकेले उत्पादन करने वाले मालिक हैं, लेकिन अगर चीनी की जगह पर व्यक्ति गुड़ का उपयोग करेगा तो वो कर सकता है और यह उसके लिए संभव है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गुड़ बेचने वाला जो है वो उसका निकटतम स्थानापन्न वस्तु को बेचने वाला है, वह स्थानापन्न वस्तु को बेच रहा है मार्केट में। तो यहाँ वही डिफिनेशन लिखी हुई है कि यहाँ एक ऐसी बाजार संरचना है जिसमें एक ही विक्रेता होता है और खरीदने वाले बहुत सारे, और बाजार में कोई भी निकटतम स्थानापन्न वस्तु मौजूद नहीं होती। अगर कोई प्रतिस्थापन वस्तु वहाँ पर मौजूद है तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि वहाँ पर जो है एकाधिकार नहीं है, अर्थात निकटतम स्थानापन्न वस्तु मार्केट में मौजूद नहीं होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बाजार में फर्में होती हैं वे लाभ को देख करके उस उद्योग में प्रवेश नहीं कर सकती और हानि को पाकर वापस नहीं जा सकती, अर्थात फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन दोनों के दोनों क्या रहते हैं? प्रतिबंधित रहते हैं। कोई भी फर्म आ नहीं सकती क्योंकि विक्रेता कितने हैं? एक हैं, एक से ज़्यादा विक्रेता नहीं हो सकते। तो यह एक एकाधिकारीय एकाधिकारीय बाजार है जिसमें एक ही विक्रेता है और क्रेता बहुत ज़्यादा हैं, साथ साथ में निकटतम स्थानापन्न वस्तु मार्केट में मौजूद नहीं है। अब देखिए प्रोफेसर लॉकरीज क्या कहते हैं? शुद्ध एकाधिकार बाजार की एक ऐसी दशा होती है जिसमें एक फर्म उस उत्पादन को बेचती है जिसका स्थानापन्न उपलब्ध ना हो। बात वही है ना। इस प्रकार वस्तु का संपूर्ण बाजार फर्म के लिए ही होता है। समझ में आ रही बात? अब देखते हैं फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे को ले सकते हैं। इंडियन रेलवे से संबंधित जितने भी अधिकार हैं वो सरकार के पास सुरक्षित होते हैं, अर्थात कीमत में परिवर्तन कौन कर सकता है? कीमत में परिवर्तन मात्र और मात्र केवल कौन कर सकता है? सरकार कर सकती है, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवे को हम एकाधिकारीय बाजार के रूप में लिख सकते हैं और एकाधिकारी को कहते क्या हैं? एकाधिकारी को मोनोपोली कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब है, मोनो का अर्थात होता है अकेला और पॉली का मतलब होता है विक्रेता, अर्थात अकेला विक्रेता जहां पर मौजूद हो वहां हम उसे क्या बोलेंगे? एकाधिकारीय बाजार, अर्थात ऐसा बाजार जहां विक्रेता कितने हैं? एक हैं। ध्यान रखिएगा कि इंडियन रेलवे को अभी मैंने फॉर एग्जांपल बताया कि यह एक ऐसा बाजार है जिसमें जो है केवल एक ही व्यक्ति उसका मालिक है, वो जो चाहे वो कर देगा, अर्थात कीमत को बढ़ा सकता है और घटा सकता है। परिवर्तन करने का कार्य किसका है? केवल और केवल सरकार का है। अब उसी के साथ आपको ध्यान रखना है, यहाँ मांग की जो कीमत लोच होती है वो 1 इकाई के बराबर होती है। ठीक है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, अर्थात इनकी लोच कितनी आएगी? इनकी लोच जो आएगी आपका 1 इकाई के बराबर आएगा। मांग में अनुपातिक परिवर्तन और कीमत में अनुपातिक परिवर्तन दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ उद्योग तथा फर्म एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक ही फर्म है जो वस्तु का उत्पादन कर रही है और वही उसको बेच रही है, तो वह खुद ही उद्योग है, खुद ही फर्म है। क्योंकि वस्तु को उत्पादन करने वाला कौन होता है? वो उत्पादन करने वाला एक उद्योग होता है। कीमत निर्धारक कौन होता है? उद्योग होता है। लेकिन जब एक ही फर्म है तो वही खुद ही क्या है? उत्पादक है, वही खुद ही उद्योग है, वही खुद ही फर्म है, अर्थात सब कुछ करने धरने वाला सब वही है, तो वही खुद ही उद्योग है, तो वो क्या है? वो एक दूसरे का पर्यायवाची हो जाएगा। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि यहाँ उद्योग और फर्म एक दूसरे के क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। ये विकल्प में आता है प्रश्न कि किस बाजार में उद्योग और फर्म एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। आपको क्या लिखना है वहाँ पे? एकाधिकारीय बाजार। अब हम देखते हैं अगला, उद्योग ही फर्म है और फर्म ही उद्योग है। हम ये बात यहाँ कह सकते हैं, जब काम ही दोनों के सेम है, उद्योग भी कीमत को निर्धारित करता है, फर्म भी वही कर रही है। अकेली है तो खुद ही दोनों का काम करेगी। ठीक है, घर में अगर एक ही व्यक्ति है तो खाना बनाने से लेकर के सारे काम खुद ही तो करेगा ना। तो वहाँ यहाँ भी वही कंडीशन है, यहाँ पर एक ही अगर विक्रेता है तो वो क्या काम करेगा?
वो जो है समस्त कार्यों को करेगा, चाहे वो फर्मों का हो चाहे वो उद्योग का हो, ठीक है। निर्धारक से लेकर के स्वीकारक तक के सभी कार्य कौन करेगा? वही फर्म करेगी जो मार्केट में मौजूद है। अब देखिए अगला है, यहाँ इसका मांग वक्र कैसा होता है? इसका मांग वक्र बाएं से दाएं ऋणात्मक प्रवणता वाली ढाल पर होता है, यानी ऐसे होगा, इस टाइप का, ठीक है। तो इसका मांग वक्र कैसा होगा? बाएं से दाएं ऋणात्मक प्रवणता वाली ढाल पर होगा। अब देखिए यहाँ पर विशेषताओं को देखते हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं, विशेषता नंबर 1, यहाँ बेचने वाला एक ही व्यक्ति होगा और खरीदने वाले बहुत ज़्यादा होंगे। विशेषता नंबर 2 कि वस्तुएं स्थानापन्न मौजूद नहीं होंगी मार्केट में, अर्थात जो मार्केट में उसके जैसी या उससे उसकी जगह पर यूज़ की जाने वाली वस्तुएं मार्केट में नहीं होंगी। तीसरी विशेषता है कि फर्मों का प्रवेश क्या होगा? वर्जित होगा, कोई भी फर्म उसके यहाँ आ नहीं सकती। चौथी विशेषता है फर्म जो है वो कीमत निर्धारक होंगी, अर्थात उद्योग अभी तक कीमत निर्धारक था, लेकिन यहाँ कौन है? यहाँ फर्म में कीमत निर्धारक हैं। चौथा है कोई भी प्रतिस्पर्धा मार्केट में मौजूद नहीं होगी, अर्थात मार्केट में उससे प्रतिस्पर्धा करने वाला, कंपटीशन करने वाला कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके जैसी कोई वस्तु वहाँ मार्केट में होगी ही नहीं, तो उससे प्रतिस्पर्धा कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। अगला है कीमत में परिवर्तन संभव हो सकता है। कीमत में परिवर्तन संभव, मांग ज़्यादा हो जाएगी तो वो अपने आप कीमत को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। यहाँ कीमत में परिवर्तन संभव है हर तरीके से, क्योंकि मालिकाना हक एक ही फर्म के पास है, वो जो चाहे उतनी कीमत रख देगा, जो चाहे वो कीमत को कम कर देगा। तो याद रखिएगा, एकाधिकारी जो बाजार है वो एक ऐसी बाजार है जहाँ पर बेचने वाला एक व्यक्ति है, खरीदने वाले बहुत सारे, और बाजार में कोई भी निकटतम स्थानापन्न वस्तु मौजूद नहीं है। अर्थात फर्म और उद्योग ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। फर्म ही उद्योग है, उद्योग ही फर्म है, निर्धारक भी फर्म है, स्वीकारक भी फर्म है, और फर्म कभी भी अपनी कीमत में परिवर्तन कर सकती है, वस्तु के रंग रूप आकार में परिवर्तन कर सकती है। समस्त अधिकार किसके पास हैं? वो हैं फर्म के पास। तो ये एक ऐसा बाजार है, ठीक है, याद रखिएगा। समझ गया ना? देखिए इंटरमीडिएट के सिलेबस में एकाधिकारी जो बाजार है वो इससे आगे आपसे नहीं पूछा जाने वाला है। आपको याद रखना है एकाधिकारी बाजार में उसकी परिभाषाएं और फॉर एग्जांपल, और साथ साथ में आपको उसकी विशेषताएं, ये चीज़ें आपको तैयार रखनी है, ठीक है। तो अगर आप नोट करें तो नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। तो एकाधिकारी प्रतिस्पर्धी बाजार, ये दूसरा अंग है उसका, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार का। एकाधिकारी प्रतिस्पर्धी बाजार एक ऐसी बाजार संरचना है जिसमें कुछ फर्में होती हैं जो वस्तुओं का उत्पादन कर रही होती हैं और सबके मालिक एक होते हैं, लेकिन उनकी वस्तुएं क्या होती हैं? उनकी जो वस्तुएं होती हैं वो समरूप होती हैं या उसमें कोई ऐसी समानताएं पाई जाती हैं जिसके कारण वे स्थानापन्न हो जाती। देखिए यह एक ऐसी बाजार संरचना है जिसमें एक वस्तु के बहुत सारे विक्रेता होंगे। विक्रेता क्या होंगे? बहुत ज़्यादा होंगे। साथ ही साथ इन विक्रेताओं का उत्पाद जो होगा वो कई मापनों में एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। इनका जो उत्पाद होगा एक दूसरे से भिन्न होता है। समझ में आई बात? यहाँ पे फर्म तो बहुत सारी हैं, उन्हें उत्पादित करने वाली, उन्हें बेचने वाली, और सभी के मालिक भी एक हैं, लेकिन वे सभी वस्तुएं क्या हैं? एक दूसरे से स्थानापन्न हैं, इसलिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। अपना रेट बढ़ाने से पहले अन्य चीज़ों के बारे में देखना और समझना पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर एकाधिकारी प्रतिस्पर्धी बाजार तब होगी जब मालिक तो एक ही व्यक्ति होगा, लेकिन तब भी उसे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, किससे? निकटतम स्थानापन्न वस्तुएं बेच रही वाली फर्मों से, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि वस्तु के विक्रेता कितने होंगे? बहुत ज़्यादा, लेकिन जो होंगे उनकी वस्तुएं एक दूसरे से अलग अलग होंगी। किसी का रंग में कोई परिवर्तन होगा, किसी का रूप में कोई परिवर्तन होगा, कोई छोटा बेच रहा होगा, कोई बड़ा बेच रहा होगा, कोई काली वस्तुएं बेच रहा है, कोई सफ़ेद है, कोई नीली है, कोई लाल है, कोई पीली वस्तुएं बेच रहा है। तो ऐसी कंडीशन में उनका रेट का फर्क जरूर होगा, लेकिन वे वस्तुएं एक दूसरे से क्या होंगी? निकटतम स्थानापन्न होंगी। इस वजह से यहाँ पर कैसी प्रतिस्पर्धा जन्म लेगी? एकाधिकारीय प्रतिस्पर्धा।
याद रखिएगा, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा एक ऐसी बाजार है जहाँ पर विक्रेता तो बहुत सारे हैं लेकिन वे सभी अपने अपने मालिक हैं। साथ साथ में यहाँ पर एक जो है जो वस्तुएं हैं उनमें कोई ना कोई ऐसा गुण जो है सभी में समान दिखाई पड़ रहा है, किंतु ये वस्तुएं क्या हैं, एक दूसरे से स्थानापन्न होती जा रही। ध्यान रखिएगा, वस्तुएं सभी की सभी एक दूसरे से स्थानापन्न हैं। अब हम देखते हैं अगला, हमारे सामने एक अगला बाजार आ जाता है अल्पाधिकार का, जिसे हम बोलते हैं ओलिगोपोली, यानी एक ऐसा बाजार जहां उत्पादन करने वाली कुछ फर्में हैं। ध्यान रखिएगा, उत्पादन करने वाली कुछ फर्में हैं और सभी के पास अपने अपने अधिकार सुरक्षित हैं। ठीक है ना। अल्पाधिकार का मतलब अल्प में होता है छोटा, अधिकार में अधिकार, यानी कुछ फर्में हों और सभी के पास अपने अपने अधिकार हों। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, एक ऐसी बाजार है जिसमें उत्पादन करने वाले कुछ विक्रेता होते हैं और वे उत्पादित करके वस्तुओं को मार्केट में बेच रहे होते हैं। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि इसके ऊपर हमारे W.H. फेलनर ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, कंपटीशन अमंग द फ्यू। इन्होंने अपनी ये पुस्तक लिखी कंपटीशन अमंग द फ्यू में अल्पाधिकार को संक्षेपित कर दिया, इन्होंने उसे समुचित रूप प्रदान किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अल्पाधिकार पर कौन सी पुस्तक लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई। तो आपको याद रखना है W.H. फेलनर ने लिखा था कंपटीशन अमंग द फ्यू। ठीक है, इसमें इन्होंने केवल और केवल अल्पाधिकार के बारे में बताया था। ठीक है, तो आप सरलतम परिभाषा में इसमें क्या दे सकते हैं, उत्पादन करने वाली कुछ फर्में हैं और कुछ फर्मों के बीच में क्या है, प्रतिस्पर्धा है। ठीक है ना। अब ये इसमें ये भी आप शीर्षक याद रखिएगा, इन फर्मों के उत्पाद या तो एक दूसरे से निकटतम स्थानापन्न होंगे या तो क्या होंगे, समरूप होंगे। या तो वो एक दूसरे से स्थानापन्न होंगे जैसे गुड़ और चीनी, और साथ ही साथ या तो क्या होंगे, समरूप होंगे, दिखाई एक जैसे पड़ते होंगे। जैसे स्वेटर दो हैं, एक काला है और एक नीला है, लेकिन वो तब भी क्या है, वो एक दूसरे के स्थानापन्न नहीं हैं, क्योंकि उसमें समरूपता दिखाई पड़ रही है। वो कलर भले ही अलग अलग है लेकिन क्वालिटी और काम दोनों का क्या है, एक ही है। तो ये हमारी परिस्थितियां हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा कि हमारा जो ओलिगोपोली अल्पाधिकार नाम का ये बाज़ार है, ऐसा बाज़ार है जहाँ कुछ ही विक्रेता हैं, सभी के पास अपने अपने अधिकार हैं। साथ ही साथ यहाँ पर उनकी जो मार्केट में अन्य जो वस्तुएं बेचने वाले हैं वो क्या है, निकटतम स्थानापन्न या समरूप। और इनकी जो पुस्तक है W.H. फेलनर ने कंपटीशन अमंग द फ्यू लिखी थी। ठीक है, अब हम देखते हैं अल्पाधिकार के जो है मांग वक्र के बारे में। देखिए, सभी का मांग वक्र जो अभी तक आप पढ़ रहे थे, सभी का मांग वक्र आपका बाएं से दाएं ऋणात्मक था, लेकिन अब जब हम ये देखेंगे इसका थोड़ा सा परिवर्तन मिलेगा आपको। जैसे अभी तक आपने मांग वक्र को कैसे देखा था, इस टाइप से देखा था, बाएं से दाएं ऋणात्मक प्रवणता वाली ढाल पर नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ आपने डिमांड को देखा, यहाँ आपने कीमत को देखा। लेकिन अब ये मांग वक्र हमारे इस अल्पाधिकार में नहीं होता। अल्पाधिकार का जो मांग वक्र है वो इससे थोड़ा सा परिवर्तित रूप होता है इसका। वो जो मांग वक्र होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ये मांग वक्र जो है ठीक है, इधर डिमांड है और इधर है प्राइस। ये आपका ऐसे रहता है मांग वक्र। ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ये होता है आपका लोचदार, ये वाला हिस्सा क्या होता है, ये होता है बेलोचदार, और ये वाला हिस्सा होता है आपका विकुंचन का। ठीक है, याद रखिएगा अल्पाधिकार की स्थिति में यहाँ पर मांग वक्र जो हमारा होता है यह बाएं से दाएं ऋणात्मक तो होगा, लेकिन साथ ही साथ ऊपर की स्थिति में दूसरा होगा और नीचे की स्थिति में दूसरा। यानी ऊपर की स्थिति में बहुत ज़्यादा लोचदार मिलेगा और नीचे की स्थिति में बहुत ज़्यादा बेलोचदार मिलेगा। ऐसी कंडीशन क्यों होती है? ऐसी कंडीशन इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर जो विक्रेता होते हैं और क्रेता होते हैं, इन दोनों में एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा जो है चलती रहती है। कैसे? जैसे अगर एक जो फर्म है, ठीक है, जो हमारी फर्म है, मान लिया उस फर्म ने क्या किया, फर्में भाई हमने बताया यहाँ पर उत्पादन करने वाली फर्में क्या होंगी, कुछ होंगी। ठीक है, कुछ का मतलब एक से ज़्यादा।
तो उत्पादन करने वाली फर्में हमारे पास ज़्यादा हैं। अगर वो उत्पादन कर रही हैं, ऐसी स्थिति में अगर सोचो कि उन्होंने अपनी कीमत को बढ़ा दिया, क्या कर दिया, कीमत को बढ़ा दिया। जब वो कीमत को बढ़ाती हैं तो अन्य फर्में जो मार्केट में मौजूद होंगी वो क्या काम करेंगी, वे कीमत को नहीं बढ़ाएंगी। क्यों? क्योंकि वे समझदार हैं। क्या हैं? समझदार हैं। अन्य जो फर्में मार्केट में मौजूद हैं, बी, सी, डी, ये जितनी भी फर्में हैं, ये अपनी जो है कीमतों को नहीं परिवर्तित करेंगी, नहीं बढ़ाएंगी। केवल किस लिए? क्यों? क्योंकि ये क्या हैं, समझदार हैं। ध्यान रखिएगा, फर्में कुछ हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो अगर एक फर्म ने अपने वस्तु की कीमत को बढ़ा दिया तो अन्य फर्में ऐसा नहीं करने वाली। क्यों? क्योंकि अन्य फर्मों को पता है कि इन्होंने अपनी कीमत को घटाया है, अब इनके जो ग्राहक हैं वे भाग करके कहाँ आएंगे, वे हमारे पास आएंगे। ठीक है ना? तो वो अपना मार्केट बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने अपनी कीमत में परिवर्तन नहीं किया। क्योंकि हमने बताया ना, यहाँ पर मार्केट में फर्में कुछ हैं, लेकिन सभी के सभी वस्तुएं या तो समरूप बेच रहे हैं या तो निकटतम स्थानापन्न बेच रहे हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जब एक फर्म अपनी कीमत में परिवर्तन करती है तो अन्य फर्में ऐसा नहीं करती, क्योंकि वे समझदार हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने कीमत बढ़ाई है, उनके ग्राहक चले आएंगे हमारे पास, हमारी बिक्री क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए ये लोग ऐसा नहीं करते। इसीलिए ऊपर का हिस्सा क्या होता है, लोचदार। क्योंकि आप कीमत में परिवर्तन करोगे तो आपकी मांग जो होगी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि अन्य लोग ऐसा कर नहीं रहे। अब दूसरी स्थिति कौन सी आती है, कीमत में कमी करने पर। अब इसी फर्म ने यदि सोचो होशियारी दिखाते हुए कीमत को कम कर दिया। जैसे ही ये कीमत को कम करेगी, अब ये जो फर्में हैं यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत सारी फर्में हैं, इन फर्मों में क्या बात आएगी, ये लोग यही सोचेंगे कि अगर हमने अपनी कीमत को नहीं घटाया तो हम सभी लोगों के ग्राहक जो है इसके पास चले जाएंगे। ठीक है? और ये फर्में कैसी हैं, ये फर्में आपकी कैसी हैं, वे हैं समझदार। इसलिए ये फर्में कैसा डिसीजन लेंगी, ये फर्में आपस में डिसीजन लेंगी कि हम सभी को अपना मूल्य क्या कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। क्योंकि उसने कम कर दिया है, अगर हमने ये कीमत कम नहीं की तो क्या होगा, हमारे ग्राहक चले जाएंगे। इसलिए ये मजबूरी में आकर के इन्होंने, इन सभी लोगों ने क्या किया, अपनी कीमतों को कम कर दिया। जब ये कीमत को कम कर देंगे तो इनके ग्राहक वहीं के वहीं बने रहेंगे, अर्थात कहीं जाएंगे ही नहीं। तो क्या देखा हमने, ये देखा कि जब इन्होंने कीमत घटाई तो इन्होंने अपने आप घटा दिया, लेकिन जब इन्होंने कीमत को बढ़ाई थी तब इन्होंने कीमत को बढ़ाया नहीं। ठीक है? एक फर्म यदि कीमत को बढ़ाती है तो अन्य फर्में ऐसा नहीं करती, लेकिन यदि एक फर्म अपनी कीमत को घटाती है तो अन्य फर्में भी उसे देख करके अपनी कीमतों को कम कर देती हैं। इसीलिए ऊपर का हिस्सा लोचदार होता है और नीचे का हिस्सा बेलोचदार। बेलोचदार इसलिए है क्योंकि जब ये कीमत को घटाएंगे तो वो लोग भी घटा देंगे, जिससे उनकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कीमत को कम करने पर मांग पर खास कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, लेकिन कीमत को ज़्यादा करने पर मांग को प्रभावित कर देगा निश्चित रूप से। ठीक है? याद रखिएगा, कीमत को बढ़ाएंगे तो मांग पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अन्य फर्में नहीं बढ़ाने वाली। यदि कीमत को घटाएंगे तो मांग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अन्य फर्में ऐसा खुद ही स्वयं कर देंगी। इसीलिए यहाँ क्या उत्पन्न हुआ, यहाँ उत्पन्न हुआ विकुंचन। विकुंचन क्या कहता है, विकुंचन एक मोड़ बिंदु होता है जो यहाँ संतुलन कीमत का निर्धारण करता है। विकुंचन क्या करता है, संतुलन कीमत का निर्धारण कर देता है। तो ये आपका कैसा वक्र है, ये वक्र आपका कहलाता है विकुंचित मांग वक्र। क्या कहलाता है, विकुंचित मांग वक्र। याद रखिएगा। ये आपका विकुंचित मांग वक्र है। ये अगर आपको इसकी डिफिनेशन लिखनी हो तो आप क्या लिखेंगे, विकुंचित मांग वक्र अल्पाधिकार में कीमत का निर्धारण नहीं करता। यहाँ ये निर्धारित नहीं करेगा, ये केवल परिस्थितियाँ बताएगा। ठीक है? तो आप लिखेंगे कि विकुंचित मांग वक्र अल्पाधिकार में कीमत का निर्धारण नहीं करता, बल्कि हमें ये बताता है कि अल्पाधिकार में कीमत जो है स्थिर और अपरिवर्तित रहती है। क्यों? कीमत स्थिर रहेगी, कीमत नहीं बदलने वाली। ठीक है? ये क्या बताता है, फिर से एक बार समझ लीजिए। अल्पाधिकार में विकुंचित मांग वक्र कभी भी कीमत का निर्धारण नहीं करता, बल्कि हमें यह बताता है कि अल्पाधिकार में जो है, जो कीमत होती है वो स्थिर रहती है, अपरिवर्तित रहती है। वो भी क्यों?
ठीक है, वो इसलिए बताता है। ठीक, तो हमने बता दिया है कि ये लोचदार और ये बेलोचदार होता है। कारण है क्योंकि एक फर्म जब कीमत को बढ़ाती है तो अन्य फर्में ऐसा नहीं करती हैं और वे अपने कीमतों को नहीं बढ़ाती, इस वजह से उनकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इनकी मांग पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इस वजह से जैसे ही कीमत को ये फर्म बढ़ाएगी, मांग बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। लेकिन यदि वही फर्म अपनी कीमत को घटाती है तो अन्य फर्में समझदार होते हुए अपनी कीमतों को घटा देंगी, जिसके कारण से मांग पर कोई खासा असर पड़ने वाला नहीं है। अर्थात कीमत घटाकर हम मांग में परिवर्तन नहीं ला सकते, कीमत को बढ़ा देंगे तो हमारी मांग कम हो जाएगी। ठीक है, तो कीमत को बढ़ाने से मांग में बहुत ज़्यादा असर आएगा, लेकिन कीमत को घटाएंगे तो कोई असर नहीं आएगा। जैसे देखिए, अभी हमने इतना कीमत को घटाया तो मांग देख लीजिए कितनी ज़्यादा घट गई। कीमत को हम कम घटा रहे हैं लेकिन मांग बहुत ज़्यादा घट रही है। कीमत को हमने थोड़ा सा बढ़ाया तो मांग क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम हो गई। लेकिन यदि सोचिए कि कीमत को हमने यहाँ इतना घटा दिया, कीमत को हमने इतना घटाया तो मांग हमारी कितनी कम बढ़ी है। देखिए, कीमत को हमने यहाँ ले आए तो कीमत इतनी घटी और मांग इतनी सी। इसका मतलब क्या है, नीचे का हिस्सा बेलोचदार है। तो याद रखिएगा कि विकुंचित मांग वक्र में हमें ये बताता है, विकुंचित मांग वक्र के ऊपर का हिस्सा लोचदार है, नीचे का हिस्सा बेलोचदार, क्योंकि कीमत में कमी करने से अन्य फर्में भी कीमत में कमी ले आती हैं। ठीक है, तो इंटर के सिलेबस में बस इतना ही है। साथ ही साथ अगर और ज़्यादा विस्तारित रूप आपको देखना है तो मैं अगली वीडियोज़ में इसका और ज़्यादा विस्तार प्रस्तुत करूँगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको इस जो है अल्पाधिकार या एकाधिकार या एकाधिकारीय प्रतिस्पर्धी बाजार से संबंधित कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और उसका जवाब आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। पुराने वीडियो में किसी ने हमसे पूछा था पुराने वीडियोज़ में एक प्रश्न पूछा गया, इसमें पूछा गया था कि लागतों के बारे में बताइए। ठीक है, तो लागतें जो होती हैं, लागत के लिए मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, उसे आप जो है परिवर्तन अनुपात के नियम में जाकर के वो देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है। फिलहाल के लिए मैं मोटे तौर पे बता दे रहा हूँ कि जो लागतें होती हैं वो लागतें आपकी दो समय में अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। एक लागतें होती हैं वो होती हैं आपके अल्पकाल में और एक होती हैं दीर्घकाल में। ठीक है, अल्पकाल और दीर्घकाल ये दोनों समय है आपके पास। और अल्पकाल में जो लागतें होंगी वो दो टाइप की होंगी, एक होगी आपकी स्थिर लागत और एक होगी आपकी परिवर्ती लागत। अल्पकाल में दो लागतें, एक स्थिर लागत और एक परिवर्ती लागत। स्थिर लागत कैसी लागत है, एक स्थिर लागत एक ऐसी लागत होती है जो एक मुश्त लगाई जाती है कंपनी को जो है स्टार्टिंग करते समय। जैसे हमें कोई कंपनी लगानी है तो मशीन वगैरह जो भी हैं वो एकदम से लगानी पड़ेगी, एकदम से हमें कुछ पैसा निवेश करना पड़ेगा। वो कैसी लागत है, स्थिर लागत है, उसको बार बार नहीं लगाना पड़ता। लेकिन ये ऐसी लागतें होती हैं जिनका उत्पादन से कोई लेना देना भी नहीं होता। अर्थात जब आप परिवर्ती को मिक्स करेंगे तब उत्पादन होगा। रोज़ वाली जो लागतें लगानी पड़ती हैं, जैसे श्रम के लिए वेतन देना पड़ता है, साथ ही साथ बिजली वगैरह देना पड़ता है, तो कुछ लागतें ऐसी होती हैं जो आपको डेली बेसिस पर लगानी पड़ती हैं। जब उन्हें लगाते हैं तभी उत्पादन होता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, स्थिर लागत का उत्पादन से कोई लेना देना नहीं होता है। स्थिर लागत एक मुश्त लगती है, ज़्यादा लगती है। अगर कंपनी उत्पादन बंद कर दे तो स्थिर लागत जितनी होगी उतना घाटा होगा उसका। एकदम से केवल स्थिर लागत वाला घाटा मिलेगा, परिवर्ती का कोई घाटा उसे नहीं सहन करना पड़ेगा। आप देखिए परिवर्ती लागत एक ऐसी लागत होती है जो उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से लगाई जाती है। अगर हमें ज़्यादा उत्पादन करना है तो परिवर्ती लागत को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन स्थिर लागत और परिवर्ती लागत इन दोनों में आपस में एक संबंध होता है कि जब तक परिवर्ती लागत स्थिर लागत से कम होती है तब तक उत्पादन बढ़ता जाता है, और जब हमारा एक ऐसा समय आता है कि जब परिवर्ती लागत स्थिर लागत के बराबर आ जाती है तो उत्पादन ठप हो जाता है या बढ़ना रुक देता है। ठीक है, अब वो रुकना जो है पूरी तरीके से बढ़ना बंद कर देता है। अब यदि और ज़्यादा हम परिवर्ती लागत को बढ़ाएंगे तो ऐसी स्थिति में परिवर्ती लागत स्थिर लागत से ज़्यादा हो जाएगी। जब परिवर्ती लागत स्थिर लागत से ज़्यादा हो जाए तो उत्पादन बढ़ने की बजाय घटना प्रारंभ कर देगा। ठीक है,
और ज़्यादा विस्तार से देखना है तो आप परिवर्ती अनुपात के नियम को देख सकते हैं। अगला है हमारे पास दीर्घकाल। दीर्घकाल की अवस्था में जितनी भी लागतें होंगी वे सभी के सभी क्या होंगी, परिवर्ती होंगी, अर्थात कोई भी लागत स्थिर नहीं होगी, सभी की सभी कैसी होंगी, परिवर्ती। अगर सभी लागतें परिवर्ती हैं तो हम जिसको चाहें उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उत्पादन को बढ़ाना है तो हम जिससे चाहें उसे बढ़ाते चले जाएं, जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में यहाँ उत्पादन का प्रतिफल नियम काम करता है। वो तो आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो उसके लिए अगली वीडियोस में मैं बताऊंगा उसमें, ठीक है। फिलहाल मोटे तौर पर ये जान लीजिए कि उत्पादन का प्रतिफल नियम जो होता है वो उत्पादन की कई परिस्थितियों को बताता है। जैसे उत्पादन के साधनों को यदि हम दोगुना कर दें तो उत्पादन अगर हमारा दोगुने के बराबर भी हो सकता है। अगर हम उत्पादन के साधनों को दोगुना कर दें तो उत्पादन हमारा दोगुने से ज़्यादा हो सकता है। उत्पादन के साधनों को अगर हम दोगुना कर दें तो उत्पादन दोगुने से कम भी हो सकता है। तो ये 3 परिस्थितियाँ वहाँ हो सकती हैं। ये कौन बताता है? उत्पादन का प्रतिफल नियम किस काल से है? दीर्घकाल से है। दीर्घकाल से हमारा संबंधित है, ठीक है। तो और भी जो आपके सामने कोई प्रश्न है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ का कोई नोट्स चाहिए, जैसे इंटरमीडिएट का या फिर इकोनॉमिक्स से संबंधित कोई भी नोट्स आपको चाहिए, तो आप हमारे नीचे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो है आप नोट्स का डिमांड कर सकते हैं, आपको उसकी सप्लाई की जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप हमारे अगर वीडियो से प्रभावित हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो को पहुंचाएं, ठीक है। ओके।